बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और सुबह खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी सुबह भी अभी तक मज़ेदार गुजर रही है, मज़े में गुजर रही है और चाय के कप के साथ गुजर रही है। और याद होगा आपको पिछले हफ्ते कुछ बारिशें हुई थी शायद, उसके बाद मौसम में किसी हद तक बेहतरी आई थी। लेकिन आपको पता है कि बरसात के मौसम में खासतौर पे जो मानसून का पूरा स्पेल होता है ना, उसमें आप इंतज़ार करते रहते हैं बारिश का। और लेकिन जैसे ही बारिश थमती है उसके बाद एक बार फिर से गर्मी ज़ोरों पर होती है और वही हब्स और गर्मी का जो है सामना खासतौर पे लाहौर के आवाम को हो रहा है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर सुना है कि कदरे कुछ बेहतर मौसम है और वहाँ पे मौसम बेहतर रहता है, बेहतर ही रहता है क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। जो पीक गर्मी के डेज होते हैं मेरे ख्याल में उनमें भी मौसम वहाँ का बेहतर रहता है। मैं अक्सर विजिट करती रहती हूँ तो मौसम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात अपनी जो लाइफ है उसको लेकर करेंगे कि उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, सेहतमंद किस तरह से रहा जा सकता है। गर्मी के अंदर भी आप किस तरह से अपने आप को सेहतमंद और फ्रेश रख सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इसकी बात होगी। बल्कि डेली हम कोशिश करेंगे कि सेहत से मुतल्लिक जो टिप्स हैं, जो हमारे साथ माहिरीन होंगे उनकी साथ जो चीज़ें हैं, मालूमात हैं, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें ताकि मैं सबसे पहले ज़िंदगी में बेहतरी आती रहे। कि आपकी रूटीन क्या है? आप मॉर्निंग में सबसे उठ के पहले क्या करते हैं? इशाल, अभी मेरी जो रूटीन है, जब से मतलब मुझे याद पड़ता है पिछले 15-20 सालों से मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह ऑफिस आने से पहले, अब वो डिपेंड करता है कि मेरी शिफ्ट क्या चल रही है, एक लंबे अरसे के बाद, और अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करता हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट मिल सके। तो इस मॉर्निंग शो के ज़रिए मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बल्कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला का, जो निज़ाम है नेचर के, आप जितने करीब रहते हैं उतने आप सुखी रहते हैं। अच्छा, फिर आप वॉक करना शुरू किया आपने क्योंकि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? वॉक तो खैर नहीं हो पाती क्योंकि उसके लिए फिर आपको पूरा एक बंदोबस्त करना पड़ता है, एक टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं वर्कआउट करता हूँ। आपको पता है 30 मिनट्स है, कहते हैं ना वो जान है तो जहान है, तो उसी के ऊपर अमल करते हुए मैं 30 मिनट्स का वर्कआउट लाजमी करता हूँ। और ट्रेडमिल हो या पुशअप्स हो या छोटी मोटी एक्सरसाइज रख लें आप, मतलब अपने रूम के अंदर। लगता है ये बहुत से हमारे लोग ऐसे भी है शायद जो ये वेट करते रहते हैं कि जब हमारा एक पार्टनर हो या हमें बिल्कुल आपकी तरह ऐसी, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ही बात करूंगा कि हम बहाने ढूंढते रहते हैं कि जी हम जिम जाने के लिए क्या क्या जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। उसी चक्कर में हमारा ना जिम हो पाता है ना वर्कआउट हो पाता है। तो मैंने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए घर पे ही ये बंदोबस्त किया हुआ है। हमें हमारे ऑडियंस को भी ये कहना चाहिए कि आपके एंकर्स जो हैं वो भी इस रूटीन को फॉलो करेंगे और आपको भी करनी चाहिए। अगर आप सेहतमंद और फ्रेश रहना चाहते हैं, आप सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, नमाज तो पढ़नी होती है, फिर उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। मॉर्निंग वॉक के बाद आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूसेस को ऐड करें ताकि आप एक लंबी जिंदगी जी सकें। और इस पे मजीद बात करेंगे आगे चल के। लेकिन खबरें जिस तरह से हमने कल भी अपने नाज़रीन को बताया था कि काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है इस पूरे रीजन के अंदर। एक अनफॉर्चुनेट वाकया पहले ईरान के अंदर हुआ था, इस्माइल हनिया का। मसला ये है कि जुनैद को गर्मा गर्मी की तरफ जाने का बहुत दिल कर रहा है। मौसम भी गर्म है। मैं कुछ चाह रही थी कि कुछ हम आपके फायदे की बात करें, लेकिन चलें जी गर्मा गर्मी आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करेंगे और नाज़रीन जो चाहते हैं हमसे मुफीद मशवरे वो भी हम तक पहुँचाएंगे। लेकिन पहले ज़रा हालात हाज़िरा का जायज़ा ले लेते हैं। जो इस वक्त मौजू है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के सदर ने तलबा तहरीक के मुतालबे पर पार्लियामेंट तहलील कर दी है और शेख हसीना वाजिद इस वक्त बताया गया है कि दरबदर हो चुकी हैं। तलबा में खुशी की लहर तो दौड़ रही है, वो वहाँ पे सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। तलबा ने फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया है। और मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं, उनके ज़ेर सरबराही पूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि डिक्टेटरशिप हमें मंजूर नहीं है और ना ही हमें हुकूमत की जो मुंतखब करदा या उनकी हिमायत याफ्ता जमात होगी, हमें वो भी कबूल नहीं है। इस पर एक पैकेज है, पहले अपने नाज़रीन को वो दिखा दें, फिर उसके बाद हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, उनसे फिर बात करते हैं। चलें। और इससे पहले कि हम पैकेज चलाएं, ये भी बताएं अपने नाज़रीन को, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद जो ताज़ा डेवलपमेंट है उसके मुताबिक मुज़ाहिरीन उनकी सरकारी रिहाइशगाह और पार्लियामेंट में घुस चुके हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ की है और क्या कुछ लूट मार हुई है वो भी बड़ा हैरानकुन था। किसी ने मछली हाथ उठाई, आपको याद होगा 9 मई पे जिस तरह के विजुअल्स आए थे, कुछ इस तरह का मंजरनामा वहाँ पे भी देखने में आया। अच्छा, जिसके हाथ जो लगा है उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है, वो फिर जानवर हो, परिंदे हो या फिर खाने पीने की अशिया थी या फिर दीगर सामान ने ज़रूरियात था, वो उन सब चीज़ों पर हाथ, जिसके हाथ जो आया वो लेके चलता बना है। ये तमाम सूरत हाल आपने देखी है। इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद इलाही, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये जो सारी सूरत हाल थी इसके ऊपर बात कर लूँगी। जिस तरह से हालात पैदा हुए, कशीदा हुए और जिस तरह से तलबा तहरीक जो वो कामयाब भी हो गई, सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। असल में ये बज़ाहिर तो लगता है जैसे ये चंद रोज़ में ये
लावा उबल पड़ा, ऐसी बात नहीं है। ये इनकी साला साल की जो हसीना वाजिद साहिबा की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, जो 96 में पहले आई और अब तक वो एक जो उनका पॉलिसीज़ में इंतकाम था और रिप्रेशन थी सिर्फ अवामी लीग को और जो लोग मुक्ति बानी से रिलेटेड थे उनको लेके चल रही थी, और उन्होंने जो मुखालफिन थे उनको बहुत बुरी तरह सप्रेस किया, जिसमें उन्होंने ऑक्टोजेनेरियंस यानी जो बुज़ुर्ग थे उनको भी फांसी देने से दिलवाने से गुरेज नहीं किया। तो ये कई सालों का एक जो रिप्रेसिव रूल था, विंडिक्टिव उनका जो रूल था, उन पॉलिसी का शाखसाना है कि अल्टीमेटली जो आखिरी जो इमीडिएट कॉज बनी वो कोटा के ऊपर के स्टूडेंट्स में, अभी तक 50 साल बाद वो उन मुक्ति बानी के लोगों के बच्चों को कोटा देना चाह रहे थे। तो आई थिंक इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जिसने ये लावे को आगे हट गया और आज ये सूरत हाल पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये रद्द अमल उनकी साल की पॉलिसीज़ का था जो उनके सामने आ गए। तो डॉक्टर साहब, अभी ये सिलसिला कहाँ पे रुकता हुआ देख रहे हैं? अबूरी हुकूमत की बात की जा रही है फ़ौज की तरफ से, तलबा को भी मुज़ाकरात का नई अबूरी हुकूमत की तश्कील का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनके साथ भी मुशावरत की जा रही है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी भी चीफ जस्टिस के जो रिहाइशगाह थी उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं वो बंद हो चुके हैं, वहाँ पे कोई भी अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी और जो हकीकी हुकूमत होनी चाहिए आवाम की उमंगों के मुताबिक, जिस मकसद के लिए सारी खून खराबा या जो कीमती जानें गई हैं, ये किसी बेहतर एंड पे ख़त्म हो गया सारा? देखिए, ये एक ट्रांजिशन तो है और एक ज़रा वायलेंट ट्रांजिशन है। इससे पहले जो उन्होंने हसीना वाजिद ने इनको रोकने की कोशिश की, मुजाहिरीन को 300 से ज़ायद नौजवानों को हलाक किया गया, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, तो जाहिर है कि जज्बात जो हैं वो बहुत भड़के हुए हैं और ये एक फौरी तौर पे वो वहाँ से निकली हैं तो एक वैक्यूम भी क्रिएट हो गया। यानी विद इन एन आवर, जो कहा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी ये है कि आखिरी 1 घंटे में उन्हें कन्विंस किया गया और जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान थे उन्होंने कहा कि मजमा इतना बड़ा है और इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज कर रहा है, हमारे लिए मैसेकर किए बगैर, कार्नेज किए बगैर उनको रोकना मुश्किल है, हो सकता है कार्नेज के बाद भी ये ना हो। तो आखिरी घंटे में वो चूँकि एकदम निकली, अगर तो उन्होंने ग्रेजुअली पिछले 1 हफ्ते में अदराक किया होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब ये कुछ दिन लगेंगे इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि काबू पा लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी हालात को फ़ौज और प्रेसिडेंट और बाकी जो अपोजिशन है वो काफ़ी रीजनेबल तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ था उसका सबक उनकी बेटी अनफॉर्चुनेटली नहीं सीख सकी। उन्होंने 15 साल हुकूमत की उसी आमिराना अंदाज में, जिसके खिलाफ ये सारा लावा पकता रहा, जिसने आपने भी आगाज़ में बात की, और उसका नतीजा बिलाखिर ये निकला है। क्या हमारे हुक्मरान या इस खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक के हुक्मरान, उनके लिए जो सबक है वो सबक सीखा जाएगा, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, या फिर ये सब कुछ होता रहेगा? कल हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म को ताना दिया और मिसाल दी, उनको कहा कि आप सबक सीखें वरना आपके साथ भी हो सकता है। तो हमारे हुक्मरानों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही 2 मुख्तलिफ किस्म के हालात थे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने अरसा 20-22 साल में जो किया वो हुकूमत करती रही, अब लगातार वो हुकूमत में थी, रिप्रेसिव मुंतकमाना उनकी पॉलिसीज़ थी, विंडिक्टिव थी, कल्ट को क्रिएट कर रही थी। हमारे यहाँ तो पिछले अगर आप 15 साल में देखें तो 6 हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, सारी पार्टीज़ बार बार हुकूमत में आ चुकी हैं। हमारे यहाँ मसाइल क्या हैं? या सिर्फ सियासी मुखालफत है या इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा अनरेस्ट है, तो उसको भी गवर्नमेंट जो है एड्रेस कर लेती है। पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज बैठी हैं, उनको सुना जाता है। तो हमारे हालात उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब, एक चीज़ जिसका बड़ा यहाँ पे जिक्र होता है वो मईशत की खराबी का कहा जाता है, और कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही मईशत की ज़बोहाली है, और अगर उसमें बेहतरी हो जाती है तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बांग्लादेश की मईशत तो बेहतरी की तरफ जा रही थी, बांग्लादेश की इकोनॉमी तो मुसलसल फ्लरिश कर रही थी, इसके बावजूद वहाँ पे ये सूरत हाल बन गई। नहीं, वहाँ पे जो मैंने अर्ज किया कि जो रिप्रेशन थी
जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे थे, वो जो फांसियां लगा रहे हैं, जिस तरह जो 300-400 कोटा लोगों को सिस्टम था, या फिर सर जो जिस तरह से डिक्टेटरशिप वहां पर दिखाई जा रही थी, मेरे ख्याल में तलबा तहरीक ने उनके खिलाफ ये इकदामात उठाए हैं और उनके खिलाफ एहतजाज हुआ है। ये उनका बड़ा आमराना रवैया था उनका, और उन्होंने एक कल्ट क्रिएट करने की कोशिश की मुजीबुर रहमान का। तो अगर चूंकि एक वो पिग्मी लीडर थी, अगर थोड़ा सा सबक हासिल करती बड़े लीडर्स में, हम असर जो हैं जैसे नेल्सन मंडेला ने 30 साल जेल में गुजार के आए, तो उन्होंने तमाम को कहा कि नहीं, हम इकट्ठे होकर चलेंगे, अपना बदले की आग नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कर सकी, और ये इसके ऊपर ही कारबंद रही अपनी पॉलिसीज पे, जो कि विंडिक्टिव थी और सप्रेसिव थी। डॉक्टर साहब, अब एक और तलबा तहरीक ने मुतालबा रखा है कि एक तो वो फौज जिस हुकूमत को या जिस जमात को सपोर्ट कर रही होगी उसको वो कबूल नहीं करेंगे, उस हुकूमत को वो कबूल नहीं करेंगे, और दूसरी उन्होंने ये भी कहा है, डिमांड की है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं उनकी सरबराही में इंतखाबात होने चाहिए और वो उसको कबूल करेंगे। क्या आपको आने वाले वक्तों में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि फ़ौज का रोल वहाँ पे अहम है, हर जगह अहम होता है। वहाँ पे उन्होंने रोल भी फ़ौज ने ही प्ले किया है, उनको बाहर भिजवाने में, बचाने में, लोगों को रोकने में, हसीना वाजिद को कन्विंस करने में, तमाम रोल मेजॉरिटी ऑफ जो उनके थे आर्म फोर्सेस के सरबराहान, वो वहाँ पे उनके ऑफिस में मौजूद थे। उनने उनकी बहन को और उनका बेटा जो बाहर था, उनको कन्विंस किया कि इनका जाना इस वक्त ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि उनका रोल तो रहेगा। और डॉक्टर साहब, वैसे भी अगर फौज का रोल ना होता और वो टेक ओवर ना करते, तो मेरे ख्याल में हसीना वाजिद और उनकी बहन इस तरह से वो मजबूर कर रही थी कि आप फर्दर थी। कार्नेज करें यहाँ पे, जिसके लिए फौज तैयार नहीं थी। तो अभी मेरा ख्याल है मोहम्मद यूनुस जो है एक वो अच्छी एक किरदार अदा कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है थोड़े चंद रोज में यहाँ पे स्टेबिलिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लास्टली, आपको लगता है कि अगर डॉक्टर यूनुस हुकूमत में आते हैं और जिस तरह से तलबा का भरपूर मुतालबा है कि उन्हें ही हेड करना चाहिए आने वाली हुकूमत को, पाकिस्तान के साथ जो शर्त महरी थी उसमें बेहतरी आएगी, ताल्लुकात में एक तवील अरसे का जो रुकावट थी? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डेफिनेटली बेहतर होंगे, क्योंकि सीना वाजिद इंडिया के इन्फ्लुएंस में थी, उन्हीं की हिकमत अमली पे वो चलती थी। तो जाहिर है कि उनका तो बहुत बड़ी एक डिफीट हो गई इंडिया के लिए, कि उनको वहीं से देखिए वो गई भी कहाँ पे है। लास्ट आवर में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इंडिया आना चाह रही हूँ, तो उनको वहाँ पे इंडिया में इसका प्लेन में ले जाया गया, इस्तकबाल किया गया। तो उनका इन्फ्लुएंस तो वहाँ पे जाहिर है डिमिनिश हो गया काफ़ी हद तक। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत करें और बहाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं, बांग्लादेश वो जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया जाने वाला, और आज का बांग्लादेश, वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त मखदूश है। और तलबा का जो एहतजाज था, जो कोटा एक्ट के ख़िलाफ़, कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे शिद्दत पकड़ते पकड़ते बिलाखिर हुकूमत का तख्ता उलट चुके हैं, और शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के अपनी जान बचा के भागने पर मजबूर हुई। लेकिन जो एक तशवीशनाक पहलू है विशाल, वो ये है कि अभी तक वहाँ पे एक अनरेस्ट की सूरत हाल है। वहाँ पे ना तो सिग्नल्स के ऊपर कोई पुलिस मौजूद है, ना थानों के अंदर पुलिस मौजूद है, वहाँ पे अभी भी खुद को महसूस नहीं कर रहा। उम्मीद की जा सकती है और हम दुआ करते हैं कि वहाँ पे हालात जल्द कंट्रोल में आ सकें, और जो भी हुकूमत बने वो सही तरह से डिलीवर कर सके आवाम को। इंशाल्लाह हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से खुश आमदेद। और अब कुछ जो मुल्की हालात हैं, या जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान चल रहा है, उसके अगर मुताबिक कोई बात की जाए, तो हुकूमत ने अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवा लिया है। इसके हवाले से हम एक पहले आपको थोड़ा सा पैकेज दिखाएंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि अपोजिशन यानी कि पीटीआई शोर शराबा करती रही है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर दोनों ऐवानों से बिल को तो पास कर लिया गया है। ये तरमीम अगर बात की जाए तो वो इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीम की गई थी। इंतखाबी निशान से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होगा, और इसके साथ साथ मुकर्रर मुद्दत में फहरिस्त जमा ना करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार भी नहीं होगी। एक मरतबा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। तो ये सारी वो शिकें थी जिस पर अपोजिशन को तो एहतजाज था, और ये वो मामला है इजाल जिस पर फैसला भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब पार्लियामेंट का ये कहना है, जो खासतौर पे हुकूमती इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग उसमें पेश थे, उनका कहना था कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाना,
हाँ अदलिया उसकी तशरीह कर सकती है लेकिन खुद से कानून नहीं बना सकती। इसी पर शोर शराबा हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए अजहर सदीक एडवोकेट साहब PTI के रहनुमा भी हैं और कानूनी माहिर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको वेलकम कहेंगे अजहर साहब। ये इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे? अल्टीमेटली आपको मखसूस नशिस्तों से महरूम रखना चाहती है, आपको ये लग रहा है हुकूमत की तरफ से? बहुत शुक्रिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कहते हैं कि एक चोरी और डाका जायज करने के लिए आप अपने ही बंदों को बिठाकर कानून में तरमीम करना चाहते हैं। मैं आपके सामने बड़ी सिंपल सी बात रख देता हूँ। ये है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ तो आप तरमीम कर सकते हैं माजी से, प्रोसीजरल लॉ नहीं। क्या यानी वो कह रहे हैं कि फलान डेट तक लिस्ट जमा नहीं कराई तो आपका खत्म हो जाएगा? तो प्रोसीजरल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। और आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत ये सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। किसने कहा कि वो आजाद थे? यानी मैं एक छोटी सी मिसाल आपके साथ, पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि एक तो ये पर्सन स्पेसिफिक आ गया, माजी से इतलाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मजेदार बात है कि ये अगर करना भी चाहते थे तो ये आइन में तरमीम के जरिए कर सकते थे। फिर चौथी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने की कोशिश की है और ये कल तौहीन अदालत बनती है या और यही तो मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि जी काम पार्लियामेंट का है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की तरफ से उसकी तशरीह तो की जा सकती है। साथ में वो कह रहे हैं कि इन्होंने वफादारियां बदली हैं अपनी। हम किस बात को माने, जिस चीज का उन्होंने हल्फ उठाया या जो अब कह रहे हैं? ये मैं बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने रखता हूँ। आप दिन को रात कह दें और रात को दिन कह दें, पार्लियामेंट आप मान लेंगे? आप कहते हैं जनाब कत्ल की सजा जो है वो आपको हार बनाए जाएंगे, आप ये बना लेंगे कानून? किसने कहा ऐसा कानून बना सकते हैं? बरतानिया कानून के हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में है कि वो दिन को रात कह दे, रात को दिन कह दे। पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, मैं बड़ी सीरियस बात, ये बड़ी बातें करते हैं कि जनाब री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जरा माजी में लेके जाएं, जब पंजाब असेंबली का हलफ ले रहे थे गवर्नर वगैरह, सदर वगैरह, उस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये स्पीकर लेगा। तो कहाँ लिखा था आइन के अंदर? तो आप भैया ये अगर कमियां हैं तो ये अदालतों ने फिल करनी है। फिर इस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस याद रखिए। अब तो बिल मंजूर भी हो गया। अपोजिशन के लाख एहतजाज के बाद कॉपियां फाड़ी गई, जितना मर्जी एहतजाज हुआ, लेकिन उसके बावजूद बिल मंजूर हो गया। अब अपोजिशन का क्या लाहे अमल है, वो क्या करने जा रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट? अच्छा, एक बात तो जेन में बता दें, इसकी ये तैयार कर लिया हमने अभी सेनेट से रातों रात, यानी इतना अहम बिल था कि रातों रात सारा पास कर लिया गया। सुना सदर से 10 भी हो गए। जैसे ही ये नोटिफाई होगा इसको फौरी तौर पर चैलेंज किया जाएगा। लेकिन एक चीज आम आदमी के लिए मैं जरा क्लियर कर दूं कि देखिए, आपको याद होगा तहरीके अदम एतमाद जो है वो 3 अप्रैल को रिजेक्ट हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को ऑर्डर जारी किया कि आप माजी में चले जाएं, यानी 9 अप्रैल को हम 3 अप्रैल में चलेगी और तहरीके अदम एतमाद पे वोट हुआ और इमरान खान बाहर चले गए। यानी ये अजहर साहब, एक और चीज़ भी है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब एक जमात से आप अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं तो फिर उसके बाद आप उससे इनकारी नहीं हो सकते, उसमें तनसीख नहीं हो सकती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये ठीक तरीका नहीं है कि जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, आपकी उससे वाबस्तगी है, आप उसी के साथ जुड़े रहें, या फिर आप इलेक्ट होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद, आने के बाद आप अपनी पार्टी तब्दील कर लें? देखिए, मैं यही तो आपको समझा रहा था कि बुनियादी तौर पर ये मामला जो है ना माजी में चला गया। 8 जजेस ने कहा है कि जिस वक्त तहरीके इंसाफ से सिंबल ले लिया गया था, इलेक्शन ही लड़े दिया गया, उस दिन चले गए हैं। तो उस दिन तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 13 जनवरी को लिस्ट गई हुई थी। तो 41 कैंडिडेट हैं, वो किसी और के नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। तो पाकिस्तान जब तहरीके इंसाफ के हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के है। और ये जो बातें करते हैं कि जनाब 15 दिन दे दिए, भाई आइन में लिखा हुआ था 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, क्या हुए? सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था आगे इलेक्शन कराए थे 1 साल बाद। तो ये अच्छा, अभी अजहर साहब, अभी आप चैलेंज अगर इसको फर्ज किया करते हैं, इम्कानात कितने हैं कि आप इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या ये बिल जो है ये कानून का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या ये रिवर्स हो पाएगा और आपके हक में फैसला हो पाएगा? देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन से बगावत है। अगर इसको कहें तो ये तो सेट साइड तो होना ही होना है। इस पार्लियामान में पाकिस्तानी तारीख में कितने काम किए हैं, आइन कितना तोड़ा है। सदर का इख्तियार था तारीख देने का, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दी 57, वो भी चैलेंज हुआ, वो भी कालादम होना है। 235 में तैयार नाली खत्म करने की कोशिश की, फिर इलेक्शन एक्ट के जरिए तरमीम करके रिटायर्ड जजेस लगाने की कोशिश की। आप दादा तो लगाए ना कि ये तो सिर्फ अपनी राजधानी बचाना चाहते हैं, इन्हें बांग्लादेश से सबक सीख लेना चाहिए। यानी जिस तरह ये कर रहे हैं ना काम, या आप आने वाले दिनों में देखिएगा इंशाअल्लाह अजीज, ये देखिए ये सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है, ये कोई बेची नहीं थी,
ये उस तरह नहीं है कि 2022 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पंजाब के लोग खरीद लिए थे। क्या इनमें से 41 में से एक ने भी आके कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से इलेक्शन ही लड़ा? हमारी बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि ये भी वही मिसाल दे रहे बांग्लादेश, इनको कुछ सीखना चाहिए। उनका कहना था कि राजधानी अपनी बचाने के लिए हुकूमत सिर्फ ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ वही है जो आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जी पहले ही अपनी वफादारी का ऐलान कर चुके हैं, हल्फ उठा चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, और अब ये कह रहे हैं कि जी PTI के जमात से इनका ताल्लुक है, तो किस बात को माना जाए, पहले वाली को या अभी को? और ये सूरत हाल है सियासी तौर पर। और नाज़रीन को हम कुछ बताते हैं, टिकटॉक के बाद एक और चीज़ इशारा सुनाई जा रही है, वो है टिक टिक। ये टिक टिक क्या है वैसे? अच्छा, ये टिक टिक मुझे भी इससे पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे भी कल मेरी टीम ने कुछ इंकिशाफ किया कि कोई ऐसी गेम है बॉल्स के साथ खेली जाती है और इसका ताल्लुक जो है वो... और ये इसने धूम मचाई हुई है गली मोहल्लों के अंदर। कहते हैं कि नाक में दम किया हुआ बच्चों ने, हाथ में उनके वही वो जो एक डोरी के साथ दो क्लिकर जिसको बोलते हैं वैसे, लेकिन वो उसकी जो साउंड क्रिएट होती है वो टिक टिक की साउंड है। तो ये क्या मामला है, किस तरह से इसके साथ खेला जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि नुकसानदेह भी हो सकती है, सारा क्या मामला? ये मेरे ख्याल में 90 साल पहले ये गेम मेरे ख्याल में बंद हो गई थी, कुछ इस तरह का इसका सीन मैंने सुना। चले ये बाकी डिटेल बंद हुई है, कुछ इस तरह का सीन था इसका। इसके बाद फिर बात करते हैं इस पे। तो जनाब ये है वो टिक टिक जिसने सबको परेशान कर रखा है। और जुनैद जो है उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि इस वक्त उनके पास ये होना चाहिए था ना, कि हम भी ट्राई करते कि आखिर ये क्या गेम है और इसको बचपन में नहीं खेल पाए ना। वैसे 2-4 दिन पहले मैंने भी देखा था, चाय पीने के लिए हम दोस्त बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक बच्चा सेल कर रहा था, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और वो बच्चे ने मुझे बताया कि इसको शर्तें भी लग रही हैं, मोटर बाइक्स निकाली जा रही हैं, जीतने वाले को मोटर बाइक दी जा रही है। मतलब इस लेवल पे यार हम भी मोटर बाइक तो जीत ही सकते थे, अगर आप ये खरीद के 2 ले आते तो हम भी इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। और फिर बात होगी कुछ सेहत पे, और बड़े ही कीमती मुफीद मशवरे और टिप्स आपको देने वाले हैं हम। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी, उनकी जो स्टोरी है किस तरह से वेट लॉस की जो एक चैलेंज था उन्होंने कबूल किया, स्पेशली खवातीन जो है वो ट्यून करके बैठे, क्योंकि उनके लिए खास तौर पे टॉपिक है जब वो अपना वेट गेन कर लेती हैं, आफ्टर प्रोसीजर उन्हें वेट किस तरह से लॉस करना है, हर खातून की दिली ख्वाहिश। बिल्कुल, तो उसके लिए एक सुनहरी मौका है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी। सेहतमंद ज़िंदगी की हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि किस तरह से गुजारी जा सकती है, क्या असूल होंगे जो हमें अपनाने होंगे तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। सबसे पहले मैं वही बात बिल्कुल, और हमने तो आगाज़ में ये बात की थी कि किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। खासतौर पे ये मौसम भी ऐसा ना, इस पर तो वर्कआउट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। थोड़ा सा अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें ना, आप थोड़ा कम खा लें, आप थोड़ा पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें। आपने भी ज़रूरी है कि वर्कआउट ही करना इतने हफ्स के दिन। यही सारी चीज़ें पूछने के लिए हमने स्टूडियोज़ के अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं रमीज़ा मुनव्वर साहिबा, और सक्सेस स्टोरी है, एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है, रोल मॉडल है यकीनी तौर पे हमारी ख़वातीन के लिए। आपको वेलकम कहते हैं रमीज़ा साहिबा। सबसे पहले अपना जर्नी ज़रा बताइएगा कि ये वर्कआउट करने का ख्याल कैसे आया, और अभी तो माशाल्लाह आप खुद इंस्ट्रक्टर बनी हुई हैं। जी, वर्कआउट का ख्याल ऐसे आया, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 C सेक्शन है, और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी। अच्छा। और उस ओवरवेट की वजह से मुझे काफ़ी बॉडी शेमिंग कह लें आप, और लोगों की बातें, और जिस तरह का ख्याल आया, ये लोग नहीं, लोगों ने मजबूर किया, मुझे ख्याल आता तो शायद मैं बहुत पीछे होती। जीने देते हैं लोग, नहीं जीने देते। तो बस स्टोरी मेरी कुछ इस तरह से थी कि डॉक्टर थे, उन्होंने खाला जी बोला उस वक्त मुझे। अच्छा। तो वो बस खाला जी उस टाइम दिल पे लगा, तो फिर मैं अगले दिन मैंने जिम ज्वाइन किया, और देन 6 महीने बाद जब ये कब की बात है? ये 2019 की बात है। और जब 6 महीने बाद जब मैंने ख़ुद को अचीव किया, और मैं जब दोबारा से गई उन्हीं के पास, तो तब वो मुझे जो खाला जी कह रहे थे, तो मुझे कह रहे थे बेटा बैठ जाए। अरे वाह। अच्छा, आपने 6 मंथ के अंदर 30 kg वेट लॉस? 35 kg। 35 kg लॉस। 85 से मैंने 48 भी किया अपना, वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या क्रैश डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, वर्कआउट की डाइट बहुत वैसे मैं एग्जैक्टली क्या आपने फार्मूला क्या अपनाया? फार्मूला था इसमें टाइम टेबल, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज़्यादातर के 80% डाइट है और आपकी जो है वो 20% जिम है। मैं कहती हूँ 40% आपका टाइम टेबल, 40% डाइट, 20% आपका टाइम टेबल से मुराद खाने पीने की, खाना पीना रूटीन आपकी है कि आपने उठना कितने बजे है, आपने जिम कितने बजे करना है। मोस्टली हम लोग अचीव अपना इसलिए भी नहीं कर पाते हैं कि हमें खाने की रूटीन नहीं होती। थोड़ा सा रोशनी डालिए ना, क्या अच्छा, और इस वक्त जो हमारी खवातीन जो देख रही होंगी उनके लिए ये भी कि खवातीन हमारी ज़्यादातर कहती हैं कि सी सेक्शन के
बाद आप वर्कआउट नहीं कर सकते या फिर आप ज़्यादा जो है डाइट नहीं कर Hardcore सकते, exercise की तरफ एनर्जी नहीं भी जा सकते। एनर्जी लेवल कम हो जाता है और इस तरह की चीज़ें, तो उन ख़वातीन को भी बताइएगा कि सी सेक्शन में कितने टाइम के बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और कितने टाइम के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए और डाइट प्लान उसके साथ क्या होना चाहिए? अच्छा, सी सेक्शन का ऐसा है कि 3 महीने बाद तो डॉक्टर भी रेकमेंड कर देते हैं कि आप जो है वो जिम ज्वाइन करें। हाँ, पेल्विक वर्कआउट ज़्यादा ना करें क्योंकि ऑब्वियस आपको स्टिच लगे हुए होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने आयरन लेना होता है जो आपकी जो है वो पेल्विक को कवर कर रहा होता है, बस इतनी सी बात है। बाकी वर्कआउट करें। फीमेल जो बिल्कुल भी इस चीज़ से ना जाएं कि जी हमारा सी सेक्शन हो गया और 3 बच्चे हो गए और अब हम जो है वो वापस स्मार्ट नहीं हो सकते। मैंने किया है। अच्छा, आपने 6 मंथ के अंदर 35 kg किया है और आपने कहा कि रूटीन और टाइमिंग बहुत जो है वो मैटर करती है इसमें। हम लोग बहुत लेट नाइट क्योंकि जाग रहे होते हैं और हम लोग फूडी लोग हैं, लाहौरी हैं, तो खाना पीना भी उसी तरह से रात होता है 12 बजे के हमारा। बाद क्रेविंग्स होती है ना। बिल्कुल, एक क्रेविंग्स होती हैं और हम लोग उस वक्त फास्ट फूड ज़्यादा मिल रहा होता है तो हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। तो फास्ट फूड खाते हुए साथ में वेट लूज़ किया जा सकता है कि आपने खाना पीना तो अपना रखा हुआ है लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से है, या हम मुझे फास्ट लगता है फूड अपने भी लिए खा भी सकते पूछ हैं। रही हैं हाँ, कि बिल्कुल। फास्ट फूड खाते हुए भी आप स्मार्ट रहें। फास्ट फूड का ऐसे है कि वो तो हम मना करते हैं क्लाइंट को कि आपने जो है वो जंक अवॉइड करना है। और हम लोगों का कॉन्सेप्ट पता है क्या है कि हमारा ये कि हम अभी तक एक कल्चर अपना ही नहीं पा रहे हैं। हमें लाइफस्टाइल जो है अपना चाहिए, हमारा पाकिस्तानी स्टाइल लाइक खाना वगैरह, लुकिंग चाहिए हमें गोरों जैसी। और आप ये देखें कि उनका वर्कआउट कैसा है, उनकी डाइट कैसी है, हम लोग वो ये चीज़ देखते ही नहीं हैं। हमें वर्कआउट वैसा चाहिए। मीज़ा साहब, आप जिम जाए बगैर भी क्या ये मुमकिन है कि आप घर पे, आप बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं या कोई वर्किंग लेडीज़ भी हैं जो कि उनकी टाइम निकालना मुमकिन नहीं होता, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? घर पे रहते हुए किस तरह से उनके लिए भी सेम यही एडवाइस है कि अपनी रूटीन, घर का बस सिर्फ इतना होता है कि आप घर में भी सब कुछ कर सकते हैं और मैंने घर में रह के भी लोगों को स्मार्ट किया है। लाइक क्योंकि उसका क्या तरीका होगा? जुनैद एक्चुअली जो है ना वो ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ जुनैद जैसे आलसी बंदे भी होते हैं जो जिम जाने की के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि घर में बैठे योगा एक तो बेहतरीन तरीका है, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं? आप हर चीज़ घर में कर सकते हैं। हर मशीन का ऑल्टर आपके घर में मौजूद है, बस करने वाली वो विलिंग पावर होनी चाहिए। कौन सी ऐसी क्योंकि आपको techniques घर में हैं? नहीं मिलती, वो मिलती है आपको क्रंचीज जिम में। कर लें या बॉडी के लिए और कौन सी आपने अगर सम टाइम ये होता है कि बेली, लोअर बेली बन जाती है, उसको ख़वातीन किस तरह से कम करें? उनको क्या इस तरह की एक्सरसाइज घर में रहते हुए करनी उनके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज तो उनकी डाइट है, उसको कंट्रोल में करें। ठीक है। और देन उसके बाद वो पानी ज़्यादा पिएं, जंक अवॉइड करें। और ये चीज़ कि जी नाश्ता करने से मैं मोटी हो जाऊंगी, नहीं, नाश्ता ना एलैबोरेट करने अगर से। आप करें रमीज़ा, ताकि इजी हो जाए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। देखिए, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि वेट गेन करने में और वेट कम करने में हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें स्किप नहीं करनी चाहिए। और बेसिक ज़्यादातर हम लोग प्रोटीन ही स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी थकी थकी रहती है, आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं होता। तो बस वो चीज़ है कि वो प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लें। मल्टीविटामिन्स भी वो करामत हो सकते हैं या आपको मल्टीविटामिन्स बेहतर है भी कि like नेचुरल एक डाइट की तरफ अपने- वो भी एक एज के हिसाब से होते हैं कि जैसे अब यंगस्टर हैं उनको तो ज़रूरत नहीं होती। 30+ जो ख़वातीन हैं ऑब्वियस उनको कैल्शियम भी चाहिए, उन्हें आयरन भी चाहिए, तो उनको हम मल्टीविटामिन सजेस्ट अच्छा, करते आप हैं। 30+ को आप यंगस्टर्स में कंसीडर नहीं करती हैं? नहीं, लेकिन हो सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जिम में जब लोग आते हैं तो वो उनकी डिमांड्स क्या होती हैं कि हमें कितनी पीछे ले जाएं आप, या हमें कितना फिट बना दें, हमें वो क्या होता था 20 कमर और क्या 30 वेट, और इस तरह से कोई डिमांड्स होती हैं लोगों की? ऑब्वियस होती हैं, और क्लाइंट का अगर बस चले तो वो शायद हमें उनके हिस्से का स्मार्ट होने के भी जो है वो हमें चार्ज कर दें। उन्हें एवरीवन मेहनत ना वांट्स टू करनी लुक मॉडल ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो भद्दा लगे, वो बदसूरत लगे, सब मॉडल लगना चाहते सबसे हैं। मुश्किल उसमें ये होता है फीमेल को वर्कआउट पे लेके आना, क्योंकि फीमेल का क्या होता है कि उसने डाइट भी नहीं करनी होती, उसने वर्कआउट भी नहीं करना होता कि मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे पेन हो रही है, मैं ये नहीं कर सकती, उस चीज़ में लेके आना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से राया में जॉब कर रही हूँ और मेरी वहाँ पे अचीवमेंट, मतलब मेरी इस जर्नी में मेरी अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। मेरा कोई क्लाइंट ऐसा नहीं अच्छा, है। मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि मैं कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं फूडी हूँ, आई लव फूड, तो मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकती हूँ। अच्छा। तो मुझे राइस भी पसंद है, मुझे फ्राइज़ भी पसंद है। मैंने आलू की एक पूरी बकेट बना के ना फ्राइज़ की और मैंने खानी होती है, और राइस तो मेरी ज़िंदगी है। तो मैंने अगर वेट लॉस की तरफ जाना है और मुझे लगता है कि मैं मज़ीद 7 to 6 kg 8 kg मज़ीद लूज़ करना
करना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से करूँ, मुझे क्या करना होगा? उसमें ये है कि आपको हम लोग पहले तो कार्डियो वर्कआउट की तरफ लेके आते हैं ना, जिसमें मशीन्स का तो है लेकिन मैनुअली ज़्यादा नहीं, मैं क्योंकि- मैनुअली करना चाहती हूँ, मैं हाँ। मशीन पर नहीं जाना चाहती। क्योंकि मशीन्स आपका काम हाफ कर देती हैं, बॉडी आपको फुल वर्किंग प्रोसेस में लेके जाती है। ठीक है। और हमारा जो बॉडी का मेन पार्ट है ना, जिसमें क्लाइंट कहता है यार मैं सब कुछ खाऊं, मैं मोटा भी ना हूँ और मैं बैलेंस रहूँ मेरा, तो उसमें मेन पार्ट है आपका स्टमक। ठीक है, जिसने वर्किंग करना है, जिसने खाने को लाइक आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो मेटाबॉलिज्म definitely आप कुछ आपका भी अच्छा आप, होगा और वो digest कर आपका सकते हैं। स्टेमिना बनता है कार्डियो वर्कआउट से। ओके, मतलब वर्कआउट किए बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है। तो जुनैद, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सही है। से कितना अपने वर्कआउट workout होना शुरू चाहिए, करना है। मतलब एक लाइक दिन में? 45 to 1 hour इनफ, ओके, बस इससे और ज़्यादा नहीं। कोई 2-3 एक्सरसाइजेज बता दें जो कि घर बैठी हुई खवातीन, क्योंकि वही बात होगी कि जिम सबके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या क्या मतलब वर्कआउट हो सकते हैं? उसमें ये है कि जैसे घर में डंबल्स वगैरह नहीं होते हैं, आप पानी की जो मतलब बॉटल्स होती हैं 1 लीटर वाली, उसमें आप पानी को फिल करो, उसके साथ आप साइड्स लगा लें, फिर आप फ्लैटर किक कर लें, लेग रेजेस कर लें, रनिंग कर लें, वॉक कर लें, शोल्डर लगा सकती हैं आप, मतलब हर चीज़ का ऑल्टर मौजूद है कि अगर आप करना चाहें तो वो घर में है। डाइट अच्छी करें, टाइम टेबल अपना ठीक करें, एक टाइम पे खाना खाएं और 6 बजे के बाद कोशिश करें कि कुछ ना ही खाएं। और नींद भी कहा जाता है कि बड़ी ज़रूरी है। नींद ज़रूरी है, एक हेल्दी जो जिसके बारे में बोला भी जाता है, कहा जाता है 6 से 7 घंटे की नींद हेल्दी नींद होती है। आप ज़्यादा नींद लेते हैं उससे भी आप अपनी सेहत ख़राब करते हैं, आप कम नींद लेते हैं। बिल्कुल ऐसे जी, नींद भी बहुत अच्छी लेनी बहुत चाहिए, सारी टिप्स डाइट दे का दी भी हैं, अल्लाह करे कि ख्याल हमारे रखना नाज़रीन को चाहिए। हजम हो जाए, और इसमें से अगर आप 20% भी अमल कर लेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया साहबा, रमीज़ा, हम बहुत मेरा शुक्रिया। बस ये है, बहुत शुक्रिया, एक लास्ट यही जी, जी, मैसेज ज़रूर। कि जो ख़वातीन ख़ासकर लड़कियां नहीं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपने लाइक मोटापे को लेके बॉडी शेमिंग में चली गई हैं, फेस नहीं करती माशरे को, लोगों को, दुनिया को, खुद को खुद ही अच्छा कहें, दुनिया है बुरा कहने में। बिल्कुल जी, Definitely. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपकी आपका। खुशखबरी का। और जी हमारे साथ कुछ बात हो जाए यंग टैलेंट की भी। मुनव्वर मौजूद थी और उन्होंने जिस तरह से हमें हेल्थी लाइफ के टिप्स दिए हैं, मेरे ख्याल में आप लोग हम सबको फॉलो करने चाहिए। कुछ आगे बढ़ते, कुछ अपने अनसीन हीरोज़ या फिर अपने छोटे छोटे जी हाँ। वो हीरोज़ जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको देखते हैं कि वो क्या क्या कुछ कर रहे यहाँ हैं। हुज़ैफा शाहिद हैं, पाकिस्तान के होनहार उभरते हुए सितारे, और ये अंडर 13 के 13 अंदर। हैं। जी हाँ, और हांगकांग जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप उन्होंने जीती है हुज़ैफा शाहिद ने, और फाइनल में हांगकांग के वोंग होक्यो को इन्होंने शिकस्त दी है बामुकाबला बासानी। इन्होंने ये जो मुकाबला जीता है वो 6-11, 8-11 से और 11-4 से, और इस वक्त टोक्यो के अंदर ही मौजूद हैं। उससे ज़रा गपशप करते हैं और पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा और कितना मुश्किल था इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचने में, उनके क्या क्या हर्डल्स सामने आई। तो सबसे पहले हुज़ैफा आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस जीत पर। बताइएगा कि किस तरह से ये सारा सफ़र आपने तय किया और कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत के बाद? खैर मुबारक एंड थैंक यू सो मच अपने शो में इनवाइट करा। एंड ये मेरा, मैं अपनी परफॉर्मेंस से पहले बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरनेशनल इवेंट है। इससे पहले मैंने मलेशिया में जीता है गोल्ड, एंड उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड जीता, और अब मैंने ये हांगकांग में गोल्ड जीता। और इससे पीछे काफ़ी मेहनत थी, मैंने काफ़ी मेहनत करी है। इससे 1 महीने 2 महीने पहले बहुत टफ ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, और इसमें ये खुश हूँ कि मैंने अपने पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो नंबर 1 पे करा, एंड इस साल मेहनत करता रहूँगा मैं, तो आगे भी इंशाल्लाह सारे ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, अपनी कामयाबी को लेकर आगे फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं हांगकांग से जीत कर अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे जापान के लिए आया हूँ कि 10th डेट से मेरा यहाँ पे जापान जूनियर स्टार्ट है, और उसमें भी आप लोग दुआ करेगा मैं उसमें भी पाकिस्तान के लिए एक दूसरा एजाज़ हासिल करूँ। एंड मेरा फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड जूनियर जीतूँ एंड वर्ल्ड नंबर 1 बनूँ इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि इवेंट्स है कि मेरे स्कॉटिश जूनियर खेलना है, स्कॉटिश एंड यूएस जूनियर, कैनेडियन जूनियर, ये मेरे आगे फ्यूचर गोल है, जिसके लिए मैं दोबारा आगे जाके ये मैच ख़त्म हो जाए जापान से, तो फिर वापस पाकिस्तान जाके अपनी और टाइट मेहनत करूँगा ताकि मैं ये 3 इवेंट्स जीत सकूँ। जी हुज़ैफा, ये भी बताइएगा कि कोई यादगार लम्हा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा स्कॉश चैंपियनशिप का, जो कि आपको बहुत ही यादगार लगता हो। हांगकांग जूनियर का मेरा यादगार है ये था कि क्योंकि सारे मैचेस टफ थे और फाइनल तो मेरा बहुत टफ था, एंड सेमीफाइनल में मैंने एशियन नंबर 2 को, मलेशिया के विदुरान रुतरान को मैंने, बहुत टफ प्लेयर था वो, 2nd सीड था, और उसको मैंने काफ़ी अच्छा खेला था और उसको मैंने स्टेट गेम से हराया,
और फाइनल में मेरे साथ वांग होक्यू जो कि हांगकांग से बिलोंग करता है और वो एशियन नंबर 1 है जिसको मैंने हराया फाइनल में। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक खुशी की बात थी मेरे लिए कि मैंने कि एशियन नंबर 1 पूरे एशियन में 1 प्लेयर फर्स्ट प्लेयर को मैंने उसको अच्छा हराया। हुज़ैफा, आप अपनी इस कामयाबी में, इस जर्नी में सबसे बड़ा किरदार किसका समझते हैं? हाँ, तो जैसे आपने किरदार की बात कर ली, अगर प्लेयर जितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसके पीछे सपोर्ट ना हो तो वो दूसरे मुल्कों में जाके खेल परफॉर्म नहीं कर सकता ना। तो उसमें सबसे बड़ा रोल बार्ट फाउंडेशन है अदा कर रहे हैं। मैं थैंक यू बताऊंगा बार्ट फाउंडेशन को, जिन्होंने मेरा सारा एक्सपेंस उठाया और मुझे हांगकांग और जापान तक के लिए भेजा। हांगकांग में मैंने अपनी क्या कहते हैं अपनी अचीवमेंट हासिल करी। और इसमें अलग देखा जाए तो मेरे फादर का भी बहुत रोल है, जो कि मेरे मेंटोर भी हैं और ऑल्सो कोच भी है वो। तो वो उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन करा और काफ़ी टाइम तक उन्होंने मुझे ट्रेन करा, जिनकी वजह से मैं अब फाइनल जीत रहा हूँ यहाँ पे सारे। और अगर बार्ट फाउंडेशन मुझे इस तरह आगे भी सपोर्ट करती रही तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। ज़बरदस्त हुज़ैफा, इसी तरह से कामयाबियों के सफ़र को जारी रखिए, जम के खेलिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, आपके वालिद आपके मेंटोर भी हैं, आपके कोच भी हैं, तो शाहिद साहब आपको भी मुबारकबाद इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर आपके बेटे ने जो दी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस तरह का जो पाकिस्तान के अंदर और बेशुमार टैलेंट है उसको उभारने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जैसा कि हुज़ैफा जैसा टैलेंट को सामने लाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि ज़ाहिर बात उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्लब्स और वो जगह होने चाहिए और बेस्ट कोचेज़ होने चाहिए जो कि उन जैसे प्लेयरों को सपोर्ट करें, चाहे वो ट्रेनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली एक सबसे मेन एक फैक्टर है जो कि हर एक प्लेयर को चाहिए। जब तक सही कोचिंग नहीं होगी, प्लेयर ऊपर नहीं आ सकता। और उसके लिए सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनके तमाम वो चीज़ें गियर्स वगैरह इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाएँ। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बच्चों को उस तरह की फैसिलिटीज़ मिल सकती है, लेकिन उनको मिल नहीं पाती। अब उनका अप्रोच क्या है वो तो डिपेंड करता है कि प्लेयर के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है जो उनको पिक कर लें उन बच्चों को। और बहुत सी जगहों पे हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बहुत सी जगहों पे हो भी रहा है, बट मेहनत तो बहुत है और डेडिकेशन सबसे मेन चीज़ है। जैसे मेरे बेटे के मामले में ये है कि मैं चूँकि बाप हूँ तो एज अ फादर उसको मैं लेके अपने साथ चलता रहता हूँ, तो ज़ाहिर बात है उसको मैं इधर उधर होने नहीं देता, तो बहुत स्ट्रिक्टली उसके ऊपर चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये तो एक सपोर्ट तो है, बट लकीली हुज़ैफा के केस में बार्ट फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हुज़ैफा को इस तमाम थ्रू आउट इस इवेंट के। जैसे हांगकांग से अभी ऑल द वे हम लोग जापान में हैं याकोहामा शहर में, तो अभी 10 अगस्त से हुज़ैफा का नेक्स्ट टूर्नामेंट शुरू होगा और उसकी तमाम वो प्रोसीजर्स चल रहे हैं कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट को यकीनी बना के जीता जाए इंशाल्लाह, और ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए दोबारा लिया जाए एक और। तो थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हुज़ैफा को इतना सपोर्ट किया और आपने बहुत सारे एथलीट्स को ये मौका दिया है। तो इट्स अ बिग सपोर्ट फ्रॉम बार्ट फाउंडेशन और दोस्त प्लेयर्स जो आपके अम्ब्रेला के नीचे खेल रहे हैं, एंड कीप सपोर्टिंग टू हुज़ैफा इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट इवेंट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, और क्या ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। और इशाल मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने यही हल ढूंढा है कि अगर स्पोर्ट नहीं मिलती तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मिसाल है इस तरह के पेरेंट्स किस तरह से वो अपने बेटे को कोचिंग दे रहे हैं, और ऐसी ज़बरदस्त कोचिंग कि उसने चैम्पियनशिप अपने नाम की है। तो इसी तरह की स्टोरीज कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी, तो वाकई ये मट्टी इतनी जरहेज है। टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उसे निखारने की ज़रूरत है, सही प्लेटफॉर्म पे उसकी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। और जिस तरह से बता रहे थे कि ख़ुद वो अपने बेटे को कोचिंग देते रहे हैं, और ऐसी कोचिंग के उसने टूर्नामेंट अपने नाम किया है। और जब वालिदैन मेंटोर बन जाएं तो फिर बच्चे कामयाबी जो है उससे हमकिनार ज़रूर उसूली तौर पे तो ये जिम्मेदारी, ये बीड़ा उठाना चाहिए हुकूमत को, हुकूमती शख्सियात को, वजारत खेल को, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ही है कि क्रिकेट को
तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके ऊपर तवज्जो भी दी जाती है, उसके लिए एफर्ट्स भी की जाती हैं, एक पूरा बजट भी रखा जाता है, लेकिन हॉकी हमारा कौमी खेल है यार, उनको सारों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसकी वजह फिर हमें इसी तरह से नज़र आती है, जो अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स के अंदर हमने हमारे प्लेयर्स थे, जितने भी प्लेयर्स थे अभी तक सिर्फ अरशद नदीम ही है जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और बाकियों से जो है उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन खेल हो या कोई भी शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की किसी तरह भी कमी नहीं है। तो अरशद नदीम भी हमारे साथ, उनकी जो फैमिली है वो गेस्ट होगी। कल फाइनल्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, 8 अगस्त को उनका फाइनल होगा। नीरज चोपड़ा भी होंगे उनके भारतीय हरीफ, और उम्मीद ये की जाती है, बल्कि हमें यकीन है इंशाल्लाह कि अरशद पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और मेडल लेकर आएंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा, बिल्कुल जी, शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, हमारे साथ ही रहिएगा। अजीम, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात कर लेते हैं बरतानिया में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की, जो कि वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को अफसोसनाक बात यह है इशाल के ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। 20 से ज़ायद शहरों में इंतहा पसंद सफ़ेद फार्म मुजाहिरीन का जलाओ घेराव हुआ है। होटलों, मसाजिद, मार्केट्स पर भी हमले किए जा रहे हैं। बड़ी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है, पहले आपको वो दिखाते हैं। ये आपने रिपोर्ट देखी जिस तरह से पुरतशद्दुद मुजाहिरे हो रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। अजहर जावेद बरतानिया से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अजहर जावेद साहब, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, फुटेजेस बहुत ही सामने आ रही हैं इस हवाले से कि बहुत पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि वजूहात क्या हैं, और फिर जिस तरह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, और 3 बच्चियाँ भी जो हैं वो इसमें कल कत्ल कर दी गई हैं, ज़ख्मी भी हुई हैं कुछ लोग। तो इसके पीछे वजूहात शुरू कहाँ से हुआ अजहर भाई ये मामला? जी बहुत शुक्रिया। ये मामला शुरू हुआ साउथ पोर्ट में। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक 17 साल नौजवान ने एक बच्चियों का एक ग्रुप था जो डांस प्रैक्टिस कर रहा था, उनको पर चाकुओं से हमला किया और उनके नतीजे में 3 बच्चियां जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और 7 बच्चियां जख्मी हुई। इस वाक़या के फ़ौरन बाद जो इंतहा पसंद सफ़ेद फार्म अफराद हैं उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये शख्स मुसलमान और इमिग्रेंट है, जिसके बाद यहाँ पर कम्युनिटीज़ में आपस में तशद्दुद की जो एक फ़ज़ा कायम हुई और जो सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद अफराद हैं जो बड़ी देर से यहाँ इसी तरह के वाक़यात में मुलविस रहे हैं, उनको एक मौका हाथ आया तशद्दुद फैलाने का। उसके बाद साउथ पोर्ट में, लिवरपूल में और दूसरे शहरों के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और इन इंग्लिश डिफेंस लीग से वाबस्ता ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी की। इसी को अगर हम देखें तो फिर अभी तक ये वाक़यात जो हैं अभी थम नहीं पा रहे। और आज भी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में 30 मुकामात पर मुजाहरों का ऐलान किया गया है और इन मुजाहरों के नतीजे अजहर में भाई ये जो खबर थी ये तो गलत साबित हो गई, ये तो मंजर आम पे भी आ गया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इन मुजाहरों में वक्त के साथ साथ शिद्दत आती जा रही है और ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को अभी तक निशाना बनाया जा रहा है। बरतानवी जो एजेंसियां हैं या पुलिस है या जो हुकूमत है वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में अभी तक क्यों नाकाम दिखाई दे रही है? जी देखें, ये एक बड़ी देर से मसला यहाँ पर चला आ रहा है। एंटी इमिग्रेंट्स जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं। अगर आप देखें चंद साल कबल इन्हीं एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकला था। वो उन्हीं जज्बात को ये फेक न्यूज़ के ज़रिए कैश करने की कोशिश की गई और अभी भी फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा यहाँ पर जारी है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं जिनमें एक्स है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये प्रोपेगेंडे का खात्मा करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली आपको दिखाई दी? हमने ये खबर भी चलाई है कि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, दीगर ऐप्स हैं, उनकी जो करता धरता हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। कोई मौसर इस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए कोई अभी संजीदा कोशिश हो सकी?
जी बिल्कुल, बरतानवी हुकूमत जो है, जब से ये वाक़यात हो रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने अपना एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एक से ज़ायद बार मीडिया पे भी आ चुके हैं। एक रात को भी यहाँ पे कोबरा मीटिंग हुई काबीना की और अब तक जो बरतानवी हुकूमत के इक़दामात है, उसके नतीजे में 400 से ज़ायद अफ़राद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। 100 अफ़राद को इन मुकदमात में चार्ज किया जा चुका है और इसके अलावा एक स्पेशल जो फ़ोर्स है वो कायम की गई है और इन्हीं मुज़ाहिरीन के खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। जहाँ तक सोशल मीडिया के हवाले से है, सोशल मीडिया साइट्स की जहाँ यहाँ पर निगरानी की जा रही है सही। और एक खातून जिसने वो जो एक लोकल काउंसलर की जो अहलिया हैं, उनको भी इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद और नफरत अंगेज पोस्ट की थी। तो अच्छा बरतानवी अज़र साहब, आपने ये कहा कि जिस तरह से इमिग्रेंट जो है उनके हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाई गई उसके अगेंस्ट ये मुजाहरे हो रहे हैं, तो क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके अगेंस्ट मुजाहरे हो रहे हैं? मुद्दा असल में क्या है पीछे? मुद्दा ये है कि बरतानिया में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बरतानिया में बाहर से आने वाले अफराद का रास्ता रोका जाए। उनका ये सही। कहना है कि जो यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी वजह से जो यहाँ के वसाइल हैं, वो उनके लिए भी नाकाफ़ी हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक पाबंदी लगाई जाए कि इससे ज़्यादा एक मखसूस तादाद से ज़्यादा लोग यहाँ ना आएँ। यहाँ पे हर इलेक्शन जो है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ ही होती हैं। तो इसी को देख के एक इमिग्रेशन मुखालिफ और उस पे जो इसके अलावा इस्लामोफोबिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इस्लाम के खिलाफ जो जज़्बात थे, उनको भी कैश करने की कोशिश की गई। अब अच्छा, अगर मुस्लिम साहब, एक और कम्युनिटी चीज़ अज़र भी है। भाई, मुस्लिम कम्युनिटी क्या महसूस कर रही है? जो रिएक्शन है, जो कोशिशें हैं हुकूमती सतह पे, वो काफ़ी है और उससे मुतमईन है, ख़ासतौर पे वो सारी कम्युनिटी जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है इस वक्त? देखिए जी, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी उन्होंने कहा कि इनको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मसाजिद हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी लोकल पुलिस और जो कौंसल्स हैं, उनकी तरफ से ख़ुसूसी तौर पर इक़दामात भी किए गए हैं, फंडिंग भी एक्स्ट्रा फ़राहम कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद मुझे रात को हमारे जो लोकल एक मॉस्क है हमारी, उसने भी जो गाइडलाइंस हमें दी, वो बड़ी एक परेशान कुन है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है उस गाइडलाइंस में कि आप फजर और इशा के वक़्त कोशिश करें कि नमाज मस्जिद की बजाय घर पर ही अदा कर सकें। तो इस तरह अच्छा के अज़र साहब, एक सवाल और में चीज़ भी है, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी नहीं रहती है, वहाँ पर दीगर ममालिक के और दीगर मज़ाहब के लोग भी रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर सिख कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है या अदर जो मज़ाहब हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो क्या किसी और को भी के लिए भी इस तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं या सिर्फ मुसलमानों के लिए दी गई हैं कि वो बाहर ना निकले, उनके लिए जो महसूस औकात हैं उन पर पाबंदी और आए? इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है इन मुजाहिरीन की तरफ से? अक़लियतें तो और भी हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक जो यहाँ पे इमिग्रेशन के हवाले से दूसरी कम्युनिटीज़ को भी निशाना बनाया गया, लेकिन रेशो मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा, क्योंकि मुसलमान विजिबल हैं, मुसलमानों की जो मसाजिद हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मसाजिद भी हैं। तो एक ईज़ी टारगेट के तौर पर, क्योंकि इनके खिलाफ जज्बात को भड़का कर वो जो इंतहा पसंद सफ़ेद अफराद हैं, उनके लिए आसान होता है कि लोगों को बाहर निकाल सके। जो मसाजिद हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी की गई और बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद है, वहाँ पर मुसलमान नौजवानों ने भी अपनी हिफाजत के हवाले से मसाजिद के बाहर ड्यूटीज भी दी हैं। तो एक खतरनाक सूरत हाल डेवलप यहाँ पर हो रही है कि कम्युनिटीज के दरमियान टेंशन जो तो है अज़र भाई, वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि अपने तौर पे भी लोग ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपने कम्युनिटी को महफूज बनाने के लिए, तो क्या हुकूमती सतह पे आप भी बता रहे हैं कि डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि फजर और इशा की नमाजों के वक्त नमाजें घर पे पढ़ी जाएं, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही उन मसाजिद को हुकूमती सतह पे? जी, बरतानवी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी दी जा रही है और उन्होंने जो इकदामात किए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है कि जो मुसलमान कम्युनिटी है अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज तस्वर कर सके। जो इकदामात फजर और इशा के हवाले से कहा गया, वो लोगों को ये कहा गया कि जब वो ट्रैवल करते हैं घर से मस्जिद की तरफ,
तो वो उसमें उस दौरान उन पर हमले का खतरा ज्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा या तो वो घर पे करें या एक ग्रुप्स की सूरत में आए। तो ये सूरत हाल जो है ये आने वाले दिनों में खास तौर पर आज का दिन अच्छा, ये तो वो अलार्मिंग सूरत हाल है अजहर साहब, ये अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके हवाले से जिस तरह के हुकूमती इकदाम होने चाहिए वो आप कह रहे हैं कि नाकाफ़ी हैं, तो फिर हुकूमत मौक़िफ़ क्या इख्तियार किए हुए है अभी तक? इनको ना तो वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही काफ़ी इकदाम कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से इक़दामात की जो एक रात को भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट की कोबरा मीटिंग के बाद जो बात की, उन्होंने कहा कि इनसे सख्त कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और इवन अगर अदालतों को रात को भी खोलना पड़ा, तो इनको सज़ा दी जाएगी। बरतानवी निज़ाम अदल जो है, वो एक अपनी यहाँ पर एक यूनिक हैसियत रखता है और इसने काम शुरू कर दिया है। अब लोगों को चार्ज भी किया गया, उनके मुकदमात भी शुरू और आज भी तो ये की जा रही है कि इन मुकदमात में मुलव्वस जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं, उनको क्विक ट्रायल के ज़रिए आज सज़ाएँ भी सुनाई जाएँगी। बरतानवी हुकूमत के लिए मसला ये है कि एक बड़ी तादाद जो है बरतानवी अवाम की, सफ़ेद फ़ार्म अवाम की, वो एंटी इमिग्रेंट्स जज़्बात रखती है और इसी को लेकर जो है बरतानवी हुकूमत को मुश्किलात का भी सामना होता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुल्क में अनारकी की भी एक कैफ़ियत पैदा होने का अच्छा अज़हर भाई, खदशा है। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे वो कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी देख रही है, उनकी ज़रा गाइड कर दें कि किन किन इलाकों में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है, किन किन मकामात पे, किन किन एरियाज़ में ज़्यादा अपने आप को वो महफूज बनाने के लिए इकदाम कर सकते हैं। तो ज़रा निशानदेही कर दीजिएगा उन सारे हसास एरियाज़ की। बिल्कुल, मैं इनमें जो लंदन के सबर्ब्स हैं, मतलब नवाही इलाके हैं, आप ईस्ट लंदन की तरफ आ जाए, वेस्ट लंदन की तरफ आ जाए, साउथ लंदन, जहाँ पे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद और बड़ी-बड़ी मसाजिद हैं, उन इलाकों में भी जो है महफूज रहने की ज़रूरत है। जो अकेले और ग्रुप्स की अकेले की बजाय अगर आप ग्रुप्स की सूरत में सफ़र करें या आए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। बर्मिंघम के एरिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, मैनचेस्टर में बहुत ज़्यादा है, ब्रेडफोर्ड में है, लिवरपूल में है। तो ये शेफील्ड में है, तो ये बहुत सारे इलाके हैं और ख़ास तौर पर आज 30 इलाकों में जो है वो मुज़ाहिरों का प्लान है इंतहा पसंद सफ़ेद फ़ार्म अफराद की तरफ से। तो आज पाकिस्तानी जो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं बरतानिया पाकिस्तान से, तो उनके लिए भी एक ये हिदायत ये है कि वो जिन-जिन इलाकों में भी जाएँ कोशिश करें कि वो उन इलाकों में ज़्यादा बाहर ना निकलें और ख़ास तौर पर ट्रैवल करने से पहले वो चेक करें कि उनके जो एरियाज़ जहाँ वो स्टे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ होटल्स को भी निशाना बनाया गया है। और होटल्स अपने क्या इर्द गिर्द जो ऐसे अगर लोग देखें हैं कि वो उनकी ऐसे निशानदेही इलाकों होने में पर नहीं पुलिस है। को जो है बर वक्त बताया जा सके ताकि महफूज रहा जा सके। बहुत शुक्रिया अजहर अजहर हमारे जावेद साथ साहब, मौजूद काफ़ी थे। मुफीद मालूमात दी हैं और ख़ास तौर पे ये बड़ी तशवीशनाक कि मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि वो आसान टारगेट है, निशाना बनाया जा रहा है। और अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से खुश आमदेद। तो अब कुछ बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या मस्नूई जहानत जिसे कहा जाता है, जिसकी आजकल बहुत धूम है। मस्नूई जहानत इंसानों की मादूमियत का बायस बन सकती है जी। इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक माइनस सवालिया होते निशान है। ये डिबेट चल रही है, क्या ये हमारे लिए मुफीद है, हमारी दोस्त है या हमारी दुश्मन है? क्योंकि इलॉन मस्क जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्स के मालिक भी हैं और उन्होंने तो बल्कि अलार्मिंग ये उन्होंने कहा कि इंसानियत के है लिए कि खतरा हाँ, हो खतरा सकता हो है। तो सकता है। अब ये सारा सवालिया अच्छा, निशान है। एक तो इसी ये पर चीज़ है कि वो इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है, एक ये चीज़ है कि हम लोगों की जगह ले सकता है, मुलाजमतों को खा सकता मुलाजमतों है, को खा कहीं सकता हमारी है। रिप्लेसमेंट के तो तौर पे तो नहीं सामने आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया सवालिया निशान निशान है, लेकिन क्या इसमें वाकई हकीकत है या फिर अफसाना है? इसी पर बात करने के लिए रमशा खुरम साहिबा हैं जो कि AI की एक्सपर्ट हैं। आपको रमशा वेलकम कहते हैं अपने मॉर्निंग शो के अंदर। सबसे पहले इस कन्फ्यूजन से मुतालिक बताइए कि क्या वाकई इंसानियत के लिए AI को ख़तरा तस्वुर किया जाए या ये हमारी दोस्त है, हमें इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। AI देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है हमेशा कुछ स्केप्टिसिज्म होता है कि जब टेलीफोन भी ईजाद हुआ था तो कुछ लोग कहते थे ये डेविल्स वर्क है, कुछ कहते थे इसका बहुत फ़ायदा है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, बट आई थिंक अगर उनको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, तो AI के हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं।
अगर इन चीज़ों को अभी ओवरलुक किया जाए और बाद में फिर when things get out of hand, when machines are actually smarter than humans, और फिर एक some scientists say कि टाइम एक रमशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं मूवीज में हमें दिखाया जाता है रोबोट बन गए हैं और रोबोट जो हैं वो इंसान को ओवरटेक कर रहे हैं और फिर उनकी जगह ले रहे हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? नॉट इन द नियर फ्यूचर, नहीं, पर बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि कुछ साल बाद, मे बी अनदर 60-70 ईयर्स डाउन द लाइन, इस तरह का रिस्क हो सकता है अगर टाइमली मेजर्स ना लिए जाएं। बट ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का है वो ये है कि एआई बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो एक टाइम पे नहीं सोचा जा सकता था कि कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अब डीप फिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड हो जाती है सोशल मीडिया पे। इफ एआई कैन गेट इनटू दैट और if AI can start managing those things independently करने लग जाए, कोई regulatory authorities उसको ना देख रही हूँ, तो it can be dangerous। वो इंसान की perception रमशा, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि मैं फिर वही एग्जांपल एक देना चाहूँगी, मूवीज़ में भी इस तरह से दिखाया जाता है कि एक रोबोट बना दी गई और वो इतनी खूबसूरत लड़की थी। अभी रिसेंटली शबनम भी सामने आई थी ना, जी बिल्कुल, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने उसे बनाया, उसकी एक पूरी पोर्टफोलियो बनाई है और उसके लाखों में व्यूज भी देखे गए और उसके फैंस भी देखे गए। बहुत से लोग तो उसके ढूंढने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में पहुंच गए। बिल्कुल जी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? कोई किसी की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत रोबोट हो सकता है, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है? ये बिल्कुल नुकसानदेह है, इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि एजुकेट किया जाए मैसेज को कि जहाँ एआई कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लोग समझें कि ये एक मशीन है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, हमने इससे कितना इन्फ्लुएंस है। सो ये अवेयरनेस। अच्छा, हमारा ना पैनल इस वक्त बड़ा कंफ्यूज चल रहा है, वो कह रहे हैं आप रियल है ना? उनको कहीं खदशा है कि कहीं आप खुद भी तो एआई के जरिए तो हमारे नाज़रीन के सामने नहीं बैठी हैं, आप तो रियल है ना? जी जी, चलें फिर ठीक है। तो अच्छा, आप भी खुद आप बता रही थी कि एआई कंपनी चला रही हैं, उसको ओन कर रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं उन चैलेंजेस को आप? जी जी, सो हमें कंपनी चला रही हूँ मैं बॉटनॉस्टिक सॉल्यूशंस के नाम से। हम एआई पावर्ड करियर एडवाइजरी ऑफर करते हैं, हम एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट के एरिया में भी वी यूजिंग एआई। हम गवर्नमेंट और काफ़ी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस किस हद तक देख रही हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? किस हद तक एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में अभी? आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, बिकॉज हमारी जैसे टारगेट ऑडियंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो काफ़ी जल्दी अडेप्ट करें। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में पीपल आर रिसेप्टिव टू न्यू टेक्नोलॉजीज़, वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोसेसेस में, उसका फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। रमशा, हमारे घर में बैठे हुए जो ख़वातीन है ना, उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि उनकी मेड्स जो हैं वो हर रोज़ उन्हें तंग करती हैं, भाग जाती हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा रोबोट आने वाला है जो वो सुबह ऑटो पर लगा दें उसको और वो सारी सफाई कर दे और बच्चों को भी मैनेज कर ले, स्कूल भेज दे, उन्हें कुछ करना ना पड़े? तो क्या कोई ऐसा रोबोट जल्द सामने आने वाला है? सो डेवलपमेंट में तो काफ़ी कंट्रीज़ में प्रोटोटाइप्स वगैरह उन्होंने लॉन्च किए हैं। अब पाकिस्तान में कब आता है, कब ये आसानी होती है, लेट्स सी वो कब होता है। अच्छा, मईशत के लिए और माशी अक़दार के लिए भी आप समझती हैं कि एक थ्रेट हो सकता है या इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है? डिपेंड करता है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं एट अ नेशनल लेवल। अगर उसको यूज़ करके यूटिलाइज़ करके एआई को आप प्रोसेसेस एफिशिएंट बनाते हैं, आप अपने लॉसेस मिनिमाइज करते हैं, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप उसको सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि जी इट्स गोइंग टू रिप्लेस माय वर्कफोर्स, और जो आपके करंट एग्जिस्टिंग यूथ है उसको अपस्किल नहीं करे कि वो एआई बेस्ड टूल्स यूज़ करके अपने काम में एफिशिएंसी पैदा करे और वो लोग वही बेसिक टास्क हैं जो रोबोट कर सकते हैं, तो फिर इट कैन आल्सो एक्ट एज अ थ्रेट। अच्छा रमशा, इसके पॉजिटिव यूज़ के लिए किसी किस्म के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेट किया जा रहा है कि हम इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकें, ना इसका मिस यूज़ हो? यूरोप वगैरह में अब रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वेयर
काफ़ी सारी की चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करते हैं तो खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी पे फोकस हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, हाउ ट्रांसपेरेंट आर दे कि उन टेक्नोलॉजीज से किस तरह डेटा उनमें यूज़ हो रहा है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह प्रोसेस हो रहे हैं, किस हद तक किसी के ओपिनियन को मैनिपुलेट करें। बाहर तो काफ़ी काम हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, मैं यही पूछना चाहूँगा रमशा के बाहर तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेट की स्पीड रोक दी जाती है, फायर वॉल का भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है, एक्स के ऊपर पाबंदियाँ हैं, तो पाकिस्तान AI में आज कहाँ पे खड़ा देख रही हैं आप? तो पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड सेंटर ऑफ AI, काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करें, स्टीयरिंग कमेटीज़ वगैरह क्रिएट की गई। थोड़ा पेस स्लो है, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन यूजिंग AI। और जैसे मैंने जिक्र किया, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे AI सर्विसेज अभी पाकिस्तानी IT मिनिस्ट्री यूज़ कर रही है टू हेल्प द यूथ टू डिसाइड कौन सी करियर फील्ड में जाना है। अच्छा रमशा, हम लोग अगर इसको देखें अवामी सतह पर तो इसकी मकबूलियत बढ़ रही है, इसका यूज़ भी बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर अगर हम देखें आने वाले दिनों में क्या हमें नए रोबोट्स जो हैं वो हुकूमती सतह पर कोई किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं? जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर क्या मजीद जिद्दत लाई जा सकती है उसकी बेहतरी के लिए, या फिर हम नई आर्मी खड़ी कर सकते हैं रोबोट्स की? जिद्दत आ भी रही है, आनी भी चाहिए। एडवांसमेंट्स हो रही हैं। जहाँ तक आप ये बात करें कि क्या रोबोट्स हमें रूल कर सकते हैं, डायरेक्टली तो रोबोट्स नहीं आपको रूल कर सकते, पर बहुत सारी अब नहीं, रूल करना एक अलग चीज़ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हुकूमती सतह पे अपने इदारों को मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए, उनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए AI का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ ये कारआमद साबित हो सकता है? बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, फोरकास्टिंग में हो सकता है। आपका जैसे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, टू फोरकास्ट के फॉर एग्जांपल रेन्स कब आएंगी, व्हेन इज़ द ऑप्टिमल टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप। इसी तरीके से आपकी ट्रेड में यूज़ हो सकता है टू सी कि किन कंट्रीज़ में क्या डिमांड है, डेटा एनालिसिस किया जाए, फोरकास्टिंग की जाए। एजुकेशन में यूज़ हो सकता है, जो आपके फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ इट्स डिफ़िकल्ट कि कोई टीचर फिज़िकली जाए या कोई स्कूल फिज़िकली खुले। यूजिंग AI आप एक सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स आके बेस पे सीख अच्छा सकें। रमशा, ये हो सकता है कि हम लोगों की एक एक कॉपी तैयार हो जाए कि कभी अगर हम ज़रा लेट हो गए हैं या आने का मूड नहीं है, कहीं कुछ स्टक हो सकते हैं, तो हमारी जगह पे वो बैठ सके, वो फिर आपकी जगह ही ले लेंगे। AI बेस्ड एंकर्स आ गए हैं कुछ कंट्रीज में। अच्छा तो असल हम में ये उम्मीद रखें कि विशाल पाकिस्तान में थक भी जल्दी चुकी हैं अपने काम से और वो नहीं चाहते हैं नहीं कि मैं वो थक रोबोट नहीं इनकी चुकी, जगह लेंगे। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर कॉपीज बन जाए खुद को सामने देखकर थोड़ा अच्छा फील होगा ना, तो मैं वो सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि अगर कभी अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है, आप लेट हो जाते हो, ट्रैफिक में स्टक हो जाते हो, जैसे हमारे पाकिस्तान की ट्रैफिक है, आपका उठने को मूड नहीं करता, तो आपकी जगह पे वो उस दिन संभाल लें जगह, आप ही जैसे दिखते होंगे, आप पता भी नहीं चलेगा ऑडियंस को, वैसे जैसे हमने आपसे पूछा कि आप रियल हैं, तो इसी तरह से क्या इस तरह इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि किसी इंसान की कॉपी बनाई जा सके? डीप फेक्स का ज़माना है, एवटार्स क्रिएट करके आपका वॉइस वगैरह उसमें डाल के बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह अब आजकल जो आ रही होती हैं, जैसे आपने शुरू में शबनम का जिक्र किया, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू सो मच रमशा हमारे साथ मौजूद थी, और वो लोग जो इसको थ्रेट समझ रहे हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी की बेसिकली क्या तरीक़ाकार है इसको इस्तेमाल करने का, उसे सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और नेगेटिव इस्तेमाल भी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। एक आम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से खबर है, पुलिस गाड़ी जलाने और तोड़फोड़ का एक केस जिस पर अब हाफिज़ फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज़ महमूद की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने ज़मानत पर फैसला सुनाया है, और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है वो ये लाहौर में इस हवाले से केस जो है वो चल रहा था। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे।
और बात करेंगे हाँ। हमारे हीरोज़ की। हीरोज़ की बात करते हैं और ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के मेडल आने की आखिरी उम्मीद कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। बात हो रही है अरशद नदीम की और खुशाइन बात यह है कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ज़बरदस्त उन्होंने थ्रो की है, शाबाश अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक्स में कौम हीरो अरशद नदीम ने फाइनल के लिए बिलाखिर क्वालिफाई कर लिया है। अब 8 अगस्त को होना है उनका फाइनल मुकाबला, जिसके अंदर देखते हैं कि वो क्या कारनामा सर इंशाल्लाह हैं। हमारे मुझे नुमाइंदे यकीन है हैं जो कि इस वक्त उनकी कामयाब फैमिली के साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और रियाज अहमद, आप हमारी उनकी फैमिली से बात करवाइएगा, क्या कहते हैं उनके अहले खाना। जी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फ़ख्र पाकिस्तान अर्श नदीम के आबाई गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ उसकी वालदा भी मौजूद है। आज उससे पूछते हैं कि उसके बेटे ने जो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है उसके क्या तासरात हैं। जी अम्मा जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से भी बहुत खुश हूँ और पूरे पाकिस्तान से भी मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने दुआएं की मेरे बेटे के लिए। मैं इस तरह कह रही हूँ भी अगे भी 8 तरीक को मेरे बेटे का फाइनल है। इस तरह ही पाकिस्तान पूरा मुल्क दुआएं करे मेरा बेटा केड़ा कामयाब होए, मेडल जीते, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का झंडा उड़ाए। जी बिल्कुल, अर्श नदीम की वालदा का यही कहना था कि मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज दुआएं की और मेरा जो बेटा है वो फाइनल में पहुँच गया है। और मेरे साथ उसका भाई शाहिद अजीम भी है, उससे पूछते हैं कि वो आज की जो जीत है उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क का जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी थ्रो करके फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके अलावा मैं नीरज चोपड़ा और वेबर पीटर उनकी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी उन्होंने एफ़र्ट की है। इंशाल्लाह 8 तारीख को जो फाइनल मैच होगा उसमें अच्छे प्लेयर हैं, उसमें हम भी उम्मीद करते हैं कि अरशद भाई ने 90 प्लस थ्रो की हुई है। इंशाल्लाह अगर ये 90 के पास थ्रो करता है तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए मेडल लेने में कामयाब हो जाएगा। और मैं सबसे दुआ की अपील करता हूँ कि मेरे भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह वो अच्छी थ्रो करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और मेडल लेके आएगा और कौम को यूज़ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, शाहिद अजीम की बात आपने सुनी, उसका यही कहना था कि इंशाल्लाह मेरा भाई अच्छा खेलेगा और कौम को बिल्कुल मायूस नहीं करेगा। और मेरे साथ उसका छोटा भाई अलीम भी मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो उसका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और पूरी कौम का जिनकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई ने आज क्वालिफाई कर लिया। तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए 8 अगस्त को फाइनल खेलेंगे और उसमें अच्छी परफॉर्म करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी कौम से दुआ की अपील करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें जैसे आज की थी। इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेगा, अच्छा खेलेगा और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएगा। जी ये उसके छोटा भाई था अलीम, जिसका कहना था कि इंशाल्लाह मेरा भाई जो है वो ज़रूर मेडल जीत के आएगा। अब उसका क्लास फेलो मेरे साथ मौजूद है, उससे बात कर लें कि उसके क्या तासरात हैं। जी सबसे पहले तो आज के मैच के लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ उसके लिए मैं कह रहा हूँ और इंशाल्लाह फ़ाइनल के लिए हम पूरी उम्मीद हैं। जिस तरह क्वालिफाइंग राउंड में अच्छी थ्रो की है, एक रिदम में नज़र आए हैं, एक फॉर्म में नज़र आए हैं, तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि अरशद नदीम बिल्कुल फ़िट है माशाल्लाह और कोई इंजरी का इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरी कौम को एक मरतबा सरप्राइज़ किया था 90 प्लस थ्रो करके, तो इसी तरह इंशाल्लाह वो इस मरतबा भी सरप्राइज़ करेगा और गोल्ड मेडल जितवाने में कामयाब होगा। और पाकिस्तान के लिए ये पहला मेडल होगा 32 साल बाद ट्रैक एंड फील्ड में। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं, एक दोस्त के नाते और एक क्लास फेलो के नाते बहुत खुश हूँ मैं कि वो फ़ाइनल तक पहुँचा है। और इंशाल्लाह आगे दुआ है, दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और पूरी कौम से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी कौम से, कि आप उनके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह वो इस मरतबा मायूस नहीं करेंगे और अच्छा खेल पेश करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। जी बिल्कुल, आपने अरशद नदीम के क्लास फेलो की बात सुनी, उसका यही कहना था कि इंशाल्लाह अरशद नदीम अच्छा खेल पेश करके पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर आएगा। जी बहुत शुक्रिया रियाज। और जिस तरह से उनके घर वाले, उनके भाई, उनकी वालिदा दुआएं कर रही हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोग, करोड़ों माएँ उनके लिए इसी तरह से दुआ कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अरशद पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए, मोराल अच्छा था और जिस तरह से हम देख रहे हैं उनका एनर्जी लेवल, पहले भी वो मेडल लाते रहे हैं और ओलंपिक्स के अंदर यकीनी तौर पे पाकिस्तान एक तवील अरसे से इस इंतज़ार में है कि मेडल लाया जा सके। और अब
अरशद से ही से ही तवक्को की जा सकती है। 86.9 मीटर की पहली जो थ्रो थी, जो क्वालिफायर राउंड था, उसके अंदर उन्होंने थ्रो की है, जिसके बाद वो फाइनल्स के अंदर पहुंचे हैं। तो 8 अगस्त को 11:00 पे ही दिन के उनका ये मुकाबला होना है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जिस तरह से उनके भाई थे, उनकी क्लास फेलो थे, तो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और ये जैवलिन थ्रो में मेरे ख्याल में आर्म्स की जो आपको एनर्जी वो ज़्यादा चाहिए थी, पावर बिल्कुल, वैसे पूरी बॉडी की बाजू से थ्रो करना है। हाँ, आपका पूरा जो एनर्जी लेवल है वो आपकी ट्रेनिंग कैसी है? आप कर सकते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन ये ऑब्वियसली इसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको पता है इशाल के आज़ादी का महीना है, वैसे भी जो हुब्बुल वतनी है पाकिस्तानियों के अंदर, उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। और आपको पता है कि जैसे ही अगस्त में आगाज़ होता है 1 अगस्त का, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कौमी परचम जो है वो हर जगह लहराते हुए नजर आते हैं, झंडियाँ। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान का कौमी परचम था वो सबसे पहले कहाँ लहराया गया, तो वो फ्रांस में था, जो मेरे ख्याल में 1911 को नहीं 1947 11 अगस्त को लहराया गया था। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो इस्लामाबाद का मौसम आजकल कैसा चल रहा है ये हम जानेंगे। हमारी वहाँ पर नुमाइंदा किरण मौजूद है, किरण से जानते हैं। किरण, इस्लामाबाद के मौसम की हम बात कर रहे थे सुबह सवेरे कि बड़ा ही खुशगवार है, बारिशें होती हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है। आजकल कैसा मौसम चल रहा है इस्लामाबाद का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में शहर इफ्तार में मौसम की बात, तो मौसम आज खासा हमें खुशगवार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अली सुबह से ही हम ये देखते हैं कि बारिश का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज से जहाँ पर धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हब्स का मौसम हुआ था और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा दिखाई दे रहा था। तो आज जैसे ही बारिश सुबह शुरू हुई तो शहरियों के चेहरे भी हमें खिल उठे और वो बड़ा मौसम को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ये टाइम होता है जब लोग ऑफिस पे जा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो हर कोई अपने अपने अंदाज से इंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वक्त भी इस्लामाबाद की बात की जाए तो शहर इफ्तार में जो मौसम है, बादल के डेरे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, आसमान के ऊपर काले से बादल हमें नजर आते हैं। और शहर इफ्तार में अगर बात की जाए तो पहाड़ वैसे ही धुलने के बाद एक खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। तो हर शहरी इस मौसम को जो है एंजॉय करता है, लुत्फअंदोज होता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता इसकी वजह से थोड़ी सी मिसाइल का सामना भी करना पड़ता है, ट्रैफिक के मिसाइल दिखने में आते हैं, रोड के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। ये जो मौसम है, हम लाहौर के अंदर तो देखते हैं कि जिस वक्त बारिश खत्म होती है तो बहुत ज्यादा हब्स और गर्मी में शिद्दत मजीद बढ़ जाती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल देख रही है या ठंडी हवा भी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बारिश होने से पहले भी जब बारिश बिल्कुल होने वाली होती है तब भी मौसम ऐसा होता है, और जब फिर बारिश एकदम से रुक जाती है तब भी यही होता है। लेकिन क्योंकि शहरीदार में सरसब्जा बहुत ज्यादा है, पहाड़ है, तो जहाँ पे हवा जब चलती रहती है तो मौसम बेहतर रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा उसके बाद दोबारा से वैसे ही हब का जो आलम है वही होगा और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा। लेकिन बहरहाल लकी हैं आप लोग इस्लामाबाद के और पिंडी के लोग कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि मेरे ख्याल में ये शिद्दत जो हम यहाँ पे महसूस करते हैं वहाँ पे आप महसूस नहीं करते। बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जी बात कीजिए मुकम्मल। मॉनसून की बारिशें तो लाहौर में भी में भी ऐसे ही होती हैं कि कभी भी मौसम जो है वो बदल जाता है और बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके पीछे जो नज़ारा है वो खूबसूरत है, रिफ्रेशिंग है। उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये मौसम की जो आंख मचोली है वो इस वक्त जारी है, क्योंकि मानसून का जो आखिरी स्पेल है वो काफी आने वाले भी काफी दिनों तक जारी रहेगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल होगी मुलाकात। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।